दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश को आज़ादी मिली, लेकिन उस आज़ादी के लिए जितना संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की तो हम अनेक कहानियां पढ़ते सुनते आए ही हैं। लेकिन जब आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन की विभीषिका कितनी तीक्ष्ण थी, उसके दर्द, उसके घाव कितने गहरे थे, इस बात से भी नई पीढ़ी कितनी परिचित है, ये एक अलग शोध का विषय हो सकता है। विभाजन की विभीषिका आखिर आज भी जब हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार से ट्रेनों में लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हुए, और ऐसा कहा जाता है कि शायद 2 सदियों में ये सबसे बड़ा मानव विस्थापन था। एक तरफ से दूसरी तरफ लोग जिस तरीके से जा रहे थे, और अनेक घटनाएं हमने ऐसी पढ़ी और सुनी भी हैं जिनमें कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लोग हिंदुस्तान में आ रहे थे, उन लोगों को ट्रेनों की ट्रेन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। रक्त रंजित होली उस समय खेली गई। जिस तरीके से दुश्मनों ने, या कहिए कि धार्मिक कट्टरता के कारण जिस तरीके का तांडव उस दौर में मचा, आज की नई पीढ़ी में तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने उस संदर्भ में देखना तो दूर, सुनना भी नहीं होगा। और बहुत से लोग लेकिन आज भी अभी ऐसे हैं जो उन विषयों पर लिखते भी हैं, उनके खुद के संस्मरण भी हैं। जब हम उन लोगों के संस्मरण पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वास्तव में रूह कांप जाती है। आखिर कितनी बड़ी विभीषिका थी, कितना भयंकर नरसंहार हुआ, और जिस तरीके से अंग्रेजों ने षड्यंत्र के माध्यम से ये एक विष का बीज बोया था, वो बहुत ही कठिन दौर था। विभाजन की विभीषिका, और फिर उसके भीतर से भारत आज आज़ादी का जो अमृतकाल मना रहा है, उस अमृतकाल में अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक इतिहास को याद रखते हुए और स्वर्णिम भविष्य की तैयारी यदि कोई देश करता है तो आगे बढ़ता है। विभाजन की विभीषिका और अखंड भारत की संकल्पना, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं कर्नल देवानंद सिंह जी, लोहा मरोड़। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कर्नल देवानंद सिंह जी भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने 35 वर्ष तक सेना में, भारतीय सेना में अलग अलग मोर्चों पर आपने सेवाएं दी हैं। आपने आतंकवाद के विषय पर रिसर्च भी किया है, शोध किया है, और साथ ही भारतीय सेना के जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं उनमें आपने भारत के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान सहित अनेक देशों में भी आपने सेवाएं दी हैं। कर्नल साहब, बहुत बड़ा आपका सेना का एक अनुभव है। चर्चा सबसे पहले ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात करते हैं आज़ादी की, आज़ादी के साथ साथ जब हम बात विभाजन की विभीषिका की करते हैं, नई पीढ़ी से यदि बात की जाती है तो सामान्य रूप से वो याद करके बता देते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके एक दिन पहले देश के 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान के नाम से। जिस तरीके से ये सामान्य चीज़ें तो लोग जानते हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि ये जो विभाजन का बीज था, ये वास्तव में कब बोया गया? विवेकानंद जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने एक ऐसे विषय को लिया है जो एक बहुत, मैं मानता हूँ, आज की पीढ़ी को और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से वो जो हमारे पुराने गुलामी के मानसिकता के प्रतीकों को तोड़ा जा रहा है और उन प्रतीक चिन्हों को हटाया जा रहा है, उसमें ये मानना मैं बहुत अच्छा संकेत मानता हूँ। इस विषय को लेकर के आपने चर्चा की है। पर देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं मानता हूँ आज की पीढ़ी से, आप किसी भी बच्चे से या विद्वान से, जो 47 के बाद पैदा हुए विद्वान हैं, जो किताबें पढ़ करके विद्वान बने, हो सकता है उनका ज्ञान जिस तरीके हो, पर जो देश के पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, मैं उसको मानता हूँ वो एक तरह, इस तरह का इतिहास है, इस तरह का ज्ञान है जो हमारे देश विरोधी मानता हूँ मैं उसको। क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूँ, बचपन में हमने भी जब ये पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को ज्ञान नहीं था। पर जो विभाजन की विभीषिका जो विषय है, बिल्कुल सत्य है। मैं कई बार पहले भी मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उसको पूरी तरह मानता हूँ, पर मेरे मन में विचार चलता था कि हम किसको आज़ादी कहते हैं। क्या एक देश के आपने दोनों बाजू काट दिए, इसके विभाजन कर दिए। भारत जो इतना विशाल देश था, इतनी बड़ी संस्कृति थी, इतनी हम कहानियां सुना करते थे, वो तो कहानियां दादी माँ से ही सुनी हमने। बाकी इतिहास के जो कम्युनिस्ट का जो हमारा लेखन है, उसके अंदर तो कहीं दिखने में भी नहीं आया। पर चलिए, आपने जो कहाँ से लगता, मेरा ये मानना है, देखिए हो सकता है बहुत सारे लोग हैं उससे मेरे से सहमत नहीं हो,
पर मैं ये मानता हूं जब ये अरब और उस तरफ से जब ये पहली बार राजा दाहिर के ऊपर जो हमला होता है और वो मोहम्मद बिन कासिम जब आता है, मैं उस दौर से लेकर के भारत को ये मानता हूं कि वो लोग वहां से मानसिकता आई थी। बिन कासिम एक व्यक्ति नहीं मानता हूं मैं, एक मानसिकता के साथ आए थे। वो इसलिए आए थे कि इस भारत के टुकड़े करो, इसको खत्म करो, इसकी इकोनॉमी को बर्बाद करो, इसके कल्चर को खत्म करो। और देखिए आपने देखते देखते वो करीब 712 एडी में, मुझे कुछ एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, और ये चलते चलते ये आक्रांताओं का दौर शुरू होता है। बहुत पुरानी बात आपने कही, लगभग हम कह सकते हैं 1000 वर्ष पहले की आपने बात कही। लेकिन अब आज के इस दौर में जब हम बात करते हैं, सामान्य रूप से जब इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब पढ़ा जाता है, प्लासी के युद्ध की बात होती है, उसके बाद 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसको कहा, उसके बाद का जब इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि उसके पहले जिस प्रकार का एक दौर था, अलग प्रकार का दौर था, मुगलों के बाद में जिस तरीके से अंग्रेजों ने आकर और यहाँ राज करना प्रारंभ कर दिया, लगभग ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में भी इतना खून खराबा नहीं था, इतना मतभेद मनभेद इतना नहीं था, ऐसा कहा जाता है। आपका कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन ये जो पिछले 250-300 वर्षों की यदि बात की जाती है, इसमें कौन कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट आपको लगते हैं जहां से लगता है कि यदि उस समय कुछ संभल जाते, कुछ ठीक निर्णय हो जाते, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता? देखिए सब आपने बहुत सही कहा कि जो लोग देश को कमजोर करने तोड़ने के लिए आए थे वो पावर में थे। पहली बात वो चाहिए, बिन कासिम से लेकर के आप आगे आइए, पोर्चुगीज आए, अंग्रेज आए। आज हिंदुस्तान में एक तरह जब हम चर्चा करते हैं अपनी आज़ादी की, स्वतंत्रता संग्राम की, तो हम अंग्रेजों को एक तरह हम केंद्र बिंदु मान के चलते हैं कि वो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने गुलाम बनाया। ऐसा मानना उचित नहीं है। पोर्चुगीज भी तो आए, अंग्रेज भी आए, बाकी और भी जो सफेद गोरी चमड़ी वाले लोग आए, उन्होंने भी आके राज किया। गोवा के अंदर तो 1961 तक वो यूएन का मेंबर था। तो कहने का मतलब ये कि एक व्यक्ति नहीं था जो भारत का विरोधी था, सारी दुनिया की ताकत है। और उसके अंदर जो ये आक्रांता, ये जो जितने इस्लाम और मुस्लिम जो आक्रांता आए, उन्होंने तो आके हमारे देश को शुरू में जो कमर तोड़ी हमारी विचारधारा। देखिए देश की ताकत क्या होती है, हमारे संस्कृति और संस्कार होता है। जब आने के बाद आज जो देश बदल रहा है, हमारी संस्कृति में हमला किसने किया? ये मैं बिन कासिम की तो बात कर रहा हूं। वो आकर के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कहा आपके सामने परिणाम है। उसके बाद अंग्रेज, पोर्चुगीज 1605 के अंदर आते हैं। वो आए बहुत क्लियर माइंड के साथ कि भारत एक सोने की चिड़िया है, इसको लूटना है, किस तरह लूट सकते हैं। तो उन्होंने आने के बाद देखा कि यहां तो राज करना और भी अच्छा है, और करते करते हमें गुलाम बना लिया गया। जैसे आपने खुद ने कहा, 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होता है, सराजुद्दौला को हराया जाता है मीर जाफर से मिलकर अंग्रेजों ने। बिल्कुल वो नींव डली है, पर वो एक डली थी भारत के खंडन की, नहीं कहूंगा। उस समय तक उनका विचार यही था कि भारत को जितना कब्जा कर सको, खंडन की नींव डलती है। मानसिकता डली 700 एडी में, आज से 1500 वर्ष। और जो भौतिक और जो प्रैक्टिकल जमीन पे डली है, वो अंग्रेजों के 1757 के बाद में, जब उनको क्रांति के बाद में 1857 की क्रांति के बाद में उन्होंने देखा कि अगर भारत में राज करना तो अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और उसका सही सटीक एग्जाम्पल हमारे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में आता है। अगर आपको याद हो, एक कांग्रेस के एओ ह्यूम कोई आई थिंक पहले थे, ये उन्होंने स्थापना की थी। ये कौन था? आप जाइए गूगल कीजिए। ये व्यक्ति एक जिला कलेक्टर जिसको आजकल कहते हैं, ये सब गुलामी वाले लोग थे। इनको जिम्मेवारी दी गई कि आप ऐसा एक तंत्र तैयार करो हिंदुस्तान में जिससे कि कभी वापस हमारे खिलाफ लोग खड़े ना हो सके। तो उस समय जिस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेजों के द्वारा उस समय करवाई गई, और उसके बाद में अपने अनुसार वो चलाना भी चाहते रहे, कुछ समय तक सफल भी रहे। बाद में वो कांग्रेस जो है वो आजादी के आंदोलन का एक प्रमुख आधार बनी उस समय, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो एक प्रकार से उसके साथ जुड़ के अपना काम करते थे। मैं आपकी चर्चा को थोड़ा सा आगे लेकर आना चाहूंगा कि विभाजन की विभीषिका और उसके अलग अलग पहलुओं पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे साथ में अखंड भारत की भी। अखंड भारत का जो विषय है, आज जब नई पीढ़ी से हम बात करते हैं, खासतौर पर युवाओं से जब हम बात करते हैं अखंड भारत की, तो बड़ा विस्मय उनको होता है। वो सोचते हैं कि कौन से अखंड भारत की आप बात करते हैं, अखंड भारत का मतलब क्या है? आखिर आप कब कब कटे,
कब कब बंटे और फिर जब कट गए बंट गए तो फिर वापस किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और कहां तक जुड़ सकते हैं। तो ये अखंड भारत की जो संकल्पना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आज के युवाओं से ये बताना चाहूँगा कि जो युवा ये कहते हैं कि है कुछ, मैं भी सुनता रहता हूँ कि संस्कृति में क्या रखा है, अपने इतिहास में क्या रखा है, आज प्रोग्रेस करो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यूक्रेन से प्रोग्रेसिव कंट्री कोई नहीं था यूरोप के अंदर, और जिस प्रकार उसकी हालत हुई हम सब ने देख ली है। तो जो अखंड भारत की जिसकी हम चर्चा करें विवेकानंद जी, मैं ऐसा बताना चाहूँगा, एक छोटा सा आपका समय लेते हुए, कि इसकी नींव डाली अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के कारण डाली, उनको रहना था। तो उन्होंने कहा अगर रहना है और अगर हमें हिंदुस्तान को छोड़ के भी जाना पड़ा 1857 के बाद, उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की, सबसे बीज बोया उन्होंने धर्म के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम का, जो आपको विदित है कि किस प्रकार भारत और पाकिस्तान इन्होंने बनाया। दूसरा, उन्होंने वो तो ये चाहते थे, अगर आपको तो ध्यान होगा बहुत सारे युवाओं का, ब्रिटिश ये चाहते थे कि हिंदुस्तान एक तो पाकिस्तान बने, एक हिंदुस्तान बने, एक दलिस्तान बने, एक क्रिश्चियनतान बने। ये इनके चार मुख्य, मतलब रिलीजन को ये लोग बीच में आए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विवेकानंद जी, आपके मंच पे देश के सामने मेरी जितना ज्ञान है उसको मानते हुए, कि जो मैं आज की कांग्रेस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उस समय जो कांग्रेस थी वो लोग वही इकट्ठे हुए थे जो अंग्रेजों की मानसिकता से प्रभावित थे, जो उनके साथ मिलकर के यहां राज करना चाहते थे। उन लोगों ने स्टेप, आज देखिए कल पार्लियामेंट में क्या हुआ है साहब, पार्लियामेंट के अंदर कल 3 कानून रिपील या उनको आगे किया गया, आईपीसी एंड ऑल दैट लीगल, आपको पता है ये क्यों हुआ। ये हमारे लोगों ने उनको बनाया और उनको समर्थन दिया, पर तोड़ने की कार्रवाई 1884 में सबसे पहले अफगानिस्तान क्या था साहब, देखिए मैं ज्यादा पुराना नहीं जाऊंगा, युवाओं के लिए मेरी इश्यू है कि जो भारत है, भारत एटलीस्ट अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक का तो 9 कंट्रीज तो जो बटी हुई हैं वो हमारी है, मैं ऐसा मानता हूं। और ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, कहने वाले कोई डिबेट कर सकते। 1884 या 83 के अंदर सबसे पहले अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, क्योंकि उधर जो थे, अगर हमें पता है गंधार और कंधार आपको सब याद है, पुराना तो महाभारत काल में वो, और क्योंकि वो बड़े लड़ाके थे और वो कभी अपने स्वाभिमान से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया था। अंग्रेज तंग आ गए तो उन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि इस अफगानिस्तान को अलग करो। तो ये 1800 सदी में कर दिया पहला देश का। थोड़ा और समय बढ़ता चला गया, फिर इन्होंने आकर के श्रीलंका को अलग कर दिया, फिर आकर के बर्मा को अलग कर दिया, फिर इन्होंने आकर के हमारे ये नेपाल तो खैर बाद में हुआ है, पर ये पूरा जो अखंड भारत का हिमालय, इस इलाके का जो हमारा अपने वेदों में, अपने दोहों में जो बताया जाता है, मैं उसको मानता हूं। अब अंग्रेजों को करने के कारण उनके जो भी हो, पर जो 1884 से लेकर अफगानिस्तान के टुकड़े होते हैं, 1947 तक 8 देश विभाजित हमारे भारत से निकाल दिए जाते हैं। और ये इन 8 को इतना समझदारी से निकाला गया कि हमारे देश के वो लोग जो एंटी नेशनल है वो उनको समर्थन कर रहे थे। 47 में क्या होता है साहब, 47 के अंदर 1943 के अंदर जब एक कमीशन आता है, वो कहता है हिंदुस्तान के टुकड़े। और तो देखिए ना, तिरंगा जो आज हमारा तिरंगे का रूप है, धन्य है हमारे जिन लोगों ने 47 में, हमारे जिन रन बांकुरों ने, जिन पूरी इन्होंने असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको बनाया। वरना पहले कुछ लोगों ने क्या बनाया, एक हरा रंग, एक लाल रंग, हरा मुसलमानों का, लाल हिंदुओं का। ये तो देश को बांटने की उनकी तैयारी, प्लानिंग थी, पर ये तैयारी उनकी थी, तैयारी पूरी थी। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की, आपने कहा कि 8-9 विभाजन ये भारत के हुए, तो जब अखंड भारत की बात करते हैं तो क्या ये मन में ये विचार लेकर चलते हैं कि वे जो 8-9 देश अलग अलग बन चुके हैं, अब वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं तो सबका अपना अपना अलग उनकी संप्रभुता है, अलग अलग उनका विधान है, उनकी अपनी सीमाएं हैं। क्या लगता है भविष्य में वो सब दोबारा एक बार मिलके इकट्ठा अखंड भारत एक विराट स्वरूप ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता है, सच्चाई तो सामने है ना। और जो कहते हैं जिसका जन्म होता है उसका एक दिन अंत भी होता है। भारत का कोई जन्म की तिथि नहीं है, भारत पता नहीं कितने वर्षों से चला आ रहा है, और ये अखंड भारत रहा है क्योंकि खंडित कर दिया लोगों ने। और जो आपने सवाल किया क्या है, देखिए सोच, जब तक आपकी सच्चाई क्या है,
साहब घर हमारा है, भारत हमारा देश है। आज मानसिकता देखिए, जैसे हम चर्चा करें, ये इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आज की जनरेशन को पता भी नहीं लगने देते, महसूस भी नहीं होने देते। इस तरह के पाठ्यक्रम बना दिए और इस तरह का एक हवा बना दिया कि ये देश के अलग अलग है। आज कोई भी परिस्थिति पर इतिहास में जाइए, मैं ये मानता हूं कोई भी भूमि का टुकड़ा 50 वर्ष से ज्यादा पिछले 500 वर्षों में वो एक नहीं रहा, वो या तो टूटा है या जुड़ा है। और जैसे देखिए 47 के बाद क्या होता है, भारत के 14 अगस्त 1947 को भारत बहुत बड़ा देश था, उससे पाकिस्तान निकला, 71 में बांग्लादेश निकला। ये कितने भी कुछ निकले हों, मैं ये मानता हूं भारत का विचार एक ये सांस्कृतिक है। हमें एक हमारी आत्मा तो जुड़ी है ना साहब। ये जिन लोगों ने देश के दुश्मन या जो हमारे एंटी भारत जो लोग थे उन्होंने अपने कारणों से किया होगा, पर मैं मानता हूं हमारी आत्मा एक है। इस विचार को हमें जिंदा रखना है और हमें वापस वो उसी स्वरूप में मैं तो देखना चाहूंगा, बाकी ईश्वर जाने क्या। कर्नल साहब, आपने जिस तरीके से ये बात कही, हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, विभाजन की विभीषक की हम बात कर रहे हैं। 1947 में जो बंटवारा हुआ, जो विभाजन हुआ, उसके संदर्भ में तो सामान्य रूप से अब देखना पढ़ना हो जाता है, उसके बारे में जानकारी आ जाती है। उस समय कितनी मारकाट मची, कितना नरसंहार हुआ, सारी चीजें हुई। उसके अतिरिक्त जो आप और अन्य विभाजन बता रहे हैं, 7-8 विभाजन जो अंग्रेजों ने किए, उनके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि 47 की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन उससे पहले जो अंग्रेजों ने तोड़ा, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखिए साहब, वैसे अंग्रेजों का जो हम बात बता रहे थे, क्योंकि अंग्रेज शासक आ चुका था 1857 के बाद में, उनका कंट्रोल था जी। अब अफगानिस्तान जैसे मैंने बताया हमारा भारत का हिस्सा था, क्योंकि वो बिल्कुल दूसरे की वो गुलामी स्वीकार नहीं करते थे, तो इन्होंने क्या किया कि उस समय उसको अलग कर दिया। वो एक लाइन बना दी उन्होंने और उसके बाहर उसको अफगानिस्तान अपने शासन को आसान बनाने के लिए किया होगा। नहीं, पहला तो शासन आसान, दूसरा ये था कि उनमें लड़ने की काबिलियत नहीं थी उन तकड़े लोगों से जो रियल डिफेंडर्स थे। और तीसरा क्या था कि उनकी मानसिकता थी कि इस भारत के टुकड़े करते चले जाओ, जिससे कि कभी भी एकत्रित होकर के वो उनके खिलाफ कभी वापस रिवोल्ट ना कर पाए। और इसी की कड़ी के अंदर आप देखिए श्रीलंका नीचे एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह थी। उन्होंने 1905 1904 आते आते उसको अलग कर दिया। उसके बाद आगे आइए ऊपर इवन नेपाल का आप देखिए, मैं आपको बताऊं 1951 तक जो हमारी वहां टेलीफोन लाइंस थी, वहां हमारे एक पोस्ट हुआ करती थे नेपाल के अंदर। ये तो हमारे 47 के बाद भी हमारी सरकारों ने, अब मैं आज बोलूंगा तो लोग पॉलिटिकल कर देंगे, बस तथ्य ये कहते हैं कि नेपाल वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ हमारे इस बड़े एक हिस्से का हिस्सा था। हाँ, रियासतें बहुत थी, वो तो 565 थी। तो ये एक उनका कारण, अंग्रेज चाहते थे जितना टुकड़े कर दे, जैसे यूरोप है, उनका मकसद था यूरोप की तरह कर दो। और देखिए 500 जो 565 जो रियासतें थी, वो तो सरदार पटेल साहब का भला हो कि उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया लौह पुरुष ने। अन्यथा हैदराबाद को नया स्टेट बनाने के लिए अमेरिकन ने ब्रिटिश ने तैयारी कर ली थी। और तो और राजस्थान के अंदर अपने जो जोधपुर और ये जो अलग अलग रियासत, ये भी अलग इंडिपेंडेंट की तैयारी कर, बहुत सारी जूनागढ़ चीजें चल रही थी। और तो देखिए ये कश्मीर था। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने 47 के बाद में महाराजा जोधपुर को लिख के दे दिया था कि भाई आप हमारे पाकिस्तान में आ जाओ। तो महाराजा जोधपुर बताते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे गलियारा चाहिए। उन्होंने खाली पेपर साइन करके दिया। पर धन्य हमारे भारत के लोग जो उन्होंने सही फैसला किया और ये अंग्रेजों की चाल में फंसे नहीं। पर जितने फंस गए, मैं मानता हूं उसको वापस मानसिक तौर पे हमें एक भाईचारे में रह करके उस विचार को जिंदा रखना है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कार्यकुशलता थी, जो रणनीति कूटनीति थी, उसके कारण भारत, हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक उन षड्यंत्रों को विफल करने में कामयाब रहा। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अखंड भारत की, जो टुकड़े हुए वो पुनः हो सकता है मानसिक रूप से, हृदय से तो एक होंगे, लेकिन विश्व पटल पर जब मानचित्र पर हम देखते हैं अलग अलग देश, छोटे छोटे अलग अलग नक्शे, क्या लगता है केवल मन का विचार जो है वो एक तसल्ली देने को काफी है, या इस दिशा में कुछ परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है कि वास्तव में क्या हम लोग अपने जीवन में अपनी ही आंखों से अखंड भारत का मानचित्र देख पाएंगे? इस जीवन में हर चीज संभव है, विचार सच्चा और नेक होना चाहिए। अखंड भारत का विचार बिल्कुल सच्चा है, नेक है, भारत की ताकत का प्रतीक है, भारत की संस्कृति का
प्रतीक है, भारत के प्रोग्रेस का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये हमारे होगा जीवन का कैसे, आखिर होगा कैसे? देखिए ऐसा है, सबसे पहली चीज जब हम ये स्वीकार करते हैं कि भारत एक अखंड भारत था, अगर ये स्वीकार आज लोग करने लग गए हैं, आप देखिए ये इंडिया नाम कहां से आया, आज इंडिया नाम बंद हो गया ना साहब, आज भारत भारत की चर्चा होने लग गई है। जब चर्चा हो रही है तो लोग अपने इतिहास को खंगाल रहे हैं, वो अपने अपने पास के अंदर जा रहे हैं। और देखिए खून का ऐसा रिश्ता होता है, मैं ये मानता हूं, एक सांस्कृतिक ऐसा रिश्ता होता है, एक 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 अपना वैचारिक जीवन होता है, उससे हम ज्यादा दिन दूर नहीं जा सकते। रशिया क्या हुआ, देखिए रशिया में यही हुआ, यूरोप वगैरह कभी एक नहीं थे, पर भारत तो सदियों से एक था। और जरूरी नहीं है हमें सब ऐसा कहा जा रहा है कि जब से 2014 से भारत में एक प्रकार से नेतृत्व परिवर्तन जब से हुआ है, अनेक काम ऐसे हो रहे हैं जिनको लेकर राजनीतिक विश्लेषक, समाज विज्ञानी ये कहते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 इतनी आसानी से हट जाएगा। ये कुछ काम केवल अनुच्छेद 370 ही नहीं, और भी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। उसके बाद कुछ लोगों को लगने लगा है कि हाँ, अभी जो नेतृत्व है, या ये कहिए कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि सब कुछ संभव है। वैश्विक परिस्थितियों में क्या लगता है ऐसा? क्योंकि मोदी जी के बारे में यदि बात करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेताओं में से एक व्यक्ति हैं। ये अखंड भारत की दिशा में भी क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है? क्या कुछ रणनीति बन रही है? आप तो स्वयं सेना से जुड़े हुए रहे लंबे समय तक, क्या देशवासियों को कुछ आने वाले वर्षों में कुछ सुखद सूचनाएं मिल सकती हैं? देखिए साहब, जैसे मैं बता रहा था कि देश के विभाजन उन ताकतों ने किया था जो देश के दुश्मन थे, वो कोई भी हो। और विभाजन के बाद जिन्होंने 70 वर्ष तक देश का बेवकूफ बनाया, देश को धकेला अंधकार में, देश को गर्दिश में डाला, बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट नहीं किया, मिलिट्री को इक्विपमेंट नहीं दिया, गरीबों का आरक्षण के नाम पर उनका मजाक उड़ाया। मैं ये मानता हूं मोदी जी एक व्यक्ति हैं, पर जो बदलाव आया वो देश के नागरिकों में आया। उनको लगने लगा कि अब हम वो जो एंटी नेशनल, एंटी भारत लोग थे, जो हमारा मखौल उड़ाया करते थे, उनके चक्कर में नहीं आना। और एक व्यक्ति का आगमन होता है नरेंद्र मोदी जी का। अब नरेंद्र मोदी जी देखिए हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, और वो जो कार्य आपने खुद ने कहा 370, अरे 370 3 वर्ष पहले कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था, पर क्योंकि ये लोग जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, देश के नागरिक मानने लग गए। मानेंगे तो सब काम होगा ना। 370 हटा, राम मंदिर बना, आज आपके जितने भी गुलामी मानसिकता के प्रतीक है, सुभाष बाबू की मूर्ति लगी कि नहीं लगी दिल्ली के अंदर, किंग जॉर्ज पंचम के उस कैनपी के अंदर, आज हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल बना कि नहीं बना। और एक बात और मैं यहां रखना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से मानसिकता के प्रतीक और तिरंगे का सम्मान बढ़ा, एक गलती और है जो देश को ध्यान देनी चाहिए। हमारा राष्ट्रगान, अगर आपको याद हो, हमारी 1947 के अंदर जो चर्चाएं हुई थी, उसके अंदर हमारी वंदे मातरम गान के लिए, राष्ट्रगान के लिए ज्यादातर लोग चाहते थे, बट कुछ ताकतें थी जो एक गाना गाया गया था एक राजा के किंग जॉर्ज पंचम के रिसेप्शन के लिए। मैं मानता हूं इसका भी सम्मान जिसको करना कर, पर जिस नारे को लेकर के हमारे सारे देश के अंदर एक ऊर्जा का संचालन हुआ था और आजादी के लिए रन बांकुरे कूद पड़े थे, वो था वंदे मातरम। उस गाने का भी मैं मानता हूं उसको भी राष्ट्रगान का एक दर्जा मिलना चाहिए। और साथ साथ आपने कहा कि जो विश्व पटल के ऊपर, आप खुद देख लीजिए, आज भारत की दुनिया में स्थिति ऐसी है कि जहां दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत दुनिया की ओर नहीं देख रहा है। एक ऐसा वैश्विक जो मंच बदलता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। देश मजबूत, नागरिक एक तरीके से एक सोच से चलेंगे, प्रोग्रेसिव भारत, और सब मिलके चलेंगे, मैं मानता हूं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे भविष्य में बहुत कुछ चीजें बदल सकती हैं। और जिस तरीके से कर्नल साहब ने अभी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस की स्टेचू की बात हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा स्टेचू इस देश ने देखा, पूरा विश्व देख रहा है। अनेक महापुरुष ऐसे जिनका नाम पहले कभी सुना नहीं था, उनको भी पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और वो दौर बीत चुका है कि देश की योजनाएं, या कहिए कि जो बड़े स्मारक होते थे वो गिने चुने 2, 3, 4 लोगों के नाम पर होते थे। आज ढूंढ कर ऐसे महापुरुषों को निकाला जा रहा है, जो उनका सम्मान किया जा रहा है, उनके बारे में नई पीढ़ी को अवगत करवाया जा रहा है, जिन के योगदान से इस देश को स्वतंत्रता मिली, इस देश को आज़ादी मिली। हम बात कर रहे थे कर्नल साहब विभाजन की विभीषिका की, जिस तरीके से अंग्रेजों ने, हम कह सकते हैं, षड्यंत्र करके देश के टुकड़े किए।
किस आधार पर ये भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, क्या लगता है वो आधार तर्कसंगत आधार था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। भारत और पाकिस्तान का जो डिवीजन का था वो डिवाइड एंड रूल एंड रिलीजियस लाइन के ऊपर। अरे साहब, मैं आपको थोड़ी देर पहले 1906 के अंदर कांग्रेस के एक सेशन के अंदर इन्होंने एक झंडे का अनावरण किया, लाल और हरा, जो मैंने आपको जिक्र किया, धर्म के नाम पर। उनको थोड़ा बहुत जूते लगे नागरिकों से कि बाकी धर्म कहां जाएंगे, तो इन्होंने बीच में एक दूसरा लाया। पर ये जो विभीषिका जो रही है, अंग्रेज के साथ साथ मैं कहूंगा वो मानसिकता के लोग थे, उन्होंने भी गलत किया था। और अब समय आ गया है कि इसके बारे में सबको पता। और आपने खुद ने बताया, पार्टीशन के टाइम में 10 लाख लोग हमारे मारे गए थे, 6 लाख हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ था। तो ये बहुत बड़ा दुखद अध्याय था। और अब समय आ गया इस अध्याय को, मैं मानता हूं, अखंड भारत, क्योंकि विचार सच्चा है, नेक है, कभी न कभी जरूर पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। कर्नल साहब, विषय बहुत बड़ा है लेकिन समय की सीमा है। चलते चलते दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विभाजन की, विभीषिका की स्मृतियों को याद रखें और अखंड भारत का जो विचार है, उस विचार को हम परिणित होता हुआ देखें, इसके लिए क्या संदेश देना मेरा चाहेंगे? संदेश एक ही है, जितने मेरी उम्र के और जो हमारे एल्डर सिटीजन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विचार को जिंदा रखा और आज की पीढ़ी के सामने लाए। आज की पीढ़ी से मेरा एक ही आग्रह है, क्योंकि भविष्य भारत की सोने की चिड़िया कहलाने वाला है और वो आपके कंधों पर है। आप जिस प्रकार से आजकल सोशल मीडिया, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में आप योगदान कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस विषय पे मंथन करेंगे, क्या विभाजन सही था और स्वीकार कर लें, या हम उस विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए वापस भारत को अखंड बनाएं। ऐसा प्रण हर युवा को लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कर्नल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम सवालों का बहुत सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिया, नई नई जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विभाजन की विभीषिका बड़ी त्रासदी वाली थी, उनको भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उस इतिहास को भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो राष्ट्र, जो देश अपना इतिहास याद नहीं रखता, उसके सामने बहुत चुनौतियां आती हैं, बहुत संकट आते हैं। उन विभाजन की, विभीषिका की स्मृतियों को याद रखते हुए अखंड भारत बनाने के लिए हम सब कृत संकल्पित हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम को देंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।